आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो बिजनेस है, बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस में इन्वॉल्व। मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा हो, सबसे बड़ा रिस्क तो मार्केट रिस्क होता है कि वेदर द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन द मार्केट और नॉट, जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जिनको कवर किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है बाय टेकिंग इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा रिस्क जो होता है वो होता है बिजनेस में कि रिस्क ऑफ देर आर रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर। ठीक है, तो मतलब अगर फायर अकर होती है तो उससे क्या होता है कि जो पूरा बिजनेस है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो बेसिकली कवर्ड है, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो एस्पेक्ट कवर हैं कि अगर फायर के अकरेंस से लॉस ऑफ स्टॉक होता है तो उस केस में इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रखी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसको क्या क्लेम वो करेगी इंश्योरेंस कंपनी से। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है कि क्या अमाउंट क्लेम करेंगे विथ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो दो हैं इसमें, लॉस ऑफ स्टॉक विच इज अकरिंग ड्यू टू द फायर, फायर की वजह से जो लॉस ऑफ स्टॉक सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया है जो फायर में। और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। और भी है लॉसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं और लॉसेस में आपका लॉस ऑफ फिजिकल एसेट्स भी हो सकता है, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी ये सब भी लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो चैप्टर में कवरेज है दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो these loss relating to stock and profit can be minimized by taking insurance policy। इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके ये लॉस मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, तो नाउ इन दिस यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करेगी। बेटा माइक ऑफ रखो, लवी स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है, तो हम लोग आज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी डिस्कस करेंगे। जब कभी फायर अकर होती है तो उस केस में जो असेट्स है वो तो लॉस होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट का भी लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो बिजनेस की नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है वो नहीं रह जाती है, बिकॉज असेट्स गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे फायर में आपकी प्लांट मशीनरी ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, स्टॉक भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर से रीऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है। तो एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर पाती है वो नहीं अर्न कर पाती है बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ फायर। तो उस प्रॉफिट को भी सेफ गार्ड कर सकते हैं बाय टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी लेके उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है कि जहाँ पे हम प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट का लॉस हो रहा है उसको भी कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट अकर क्यों होता है? इट अकर बिकॉज बिजनेस गेट डिसऑर्गेनाइज और डिसलोकेटेड। ठीक है, और डिसऑर्गेनाइज क्यों होते हैं? क्योंकि असेट को लॉस होता है, प्रॉपर्टी को लॉस होता है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ फायर। ठीक है, तो इस प्रॉफिट के लॉस को भी कवर कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को हम और क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फायर अकर्ड होती है जिस डेट को, उसी दिन से फिर बिजनेस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और उसके बाद नॉर्मल वर्किंग उसकी नहीं रह जाती है। तो अब कितने पीरियड के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली जा सकती है? जितने पीरियड के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली जा सकती है दैट इज नोन एज इंडेमनिटी पीरियड। हम उसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, जितने पीरियड के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं?
इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। एंड इंडेमनिटी पीरियड कैन बी मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स। कितने दिन का हो सकता है? 12 महीने का, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड शुरू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, जब फायर अकर्ड हुई है उस दिन से इंडेमनिटी पीरियड शुरू होता है। और मैक्सिमम जो है इंडेमनिटी पीरियड कितने टाइम का हो सकता है? 12 मंथ। मतलब जब फायर अकर्ड हुई है उसके 12 महीने तक जब ये माना जा सकता है कि बिजनेस डिसऑर्गेनाइज है, और फिर से रीऑर्गेनाइज होने में कितना टाइम लग रहा है? 12 मंथ्स मैक्सिमम लग सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में इस पीरियड का अगर कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो दैट कैन बी क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इज टेकन। अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। तो इंडेमनिटी पीरियड वो पीरियड है कि जो टाइम लग रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज होने में, फिर से वापस अपनी चीजें जो उसकी फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो अब रीऑर्गेनाइज करने का या रीस्टैब्लिशमेंट का जो पीरियड है, उस पीरियड में प्रॉफिट नॉर्मल तो होगा नहीं, प्रॉफिट कम होगा। तो जितना प्रॉफिट कम हो रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है तो, ठीक है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कौन से पीरियड के लिए ली जा सकती है? इंडेमनिटी पीरियड के लिए, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, और मैक्सिमम पीरियड जो है वो कितना होगा? 12 मंथ्स। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इंडेमनिटी पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 12 मंथ्स का, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को डिस्कस, हाँ बताओ, किसी को कुछ पूछना है? ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को अनदर नेम क्या है हाँ इसका? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो अब आप समझ रहे हो ना किस तरह से डिटेल में पढ़ना है। मतलब हमें एक एक पॉइंट कुछ छोड़ना नहीं है, जो भी आपका चैप्टर में दे यस रखा है मैम। एवरीथिंग यू शुड डू प्रॉपरली। तो इस तरह के, इनफैक्ट इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या प्रॉफिट का लॉस हो रहा है ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया जाए, ठीक है। अब उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म है शॉर्ट सेल्स, ठीक है। शॉर्ट सेल्स क्या होता है? शॉर्ट सेल्स होता है स्टैंडर्ड सेल्स माइनस सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। जो इंडेमनिटी पीरियड में एक्चुअल सेल हो रही है वो, और स्टैंडर्ड सेल क्या होती है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सेल्स क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल्स मींस सेल्स ऑफ सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज इंडेमनिटी पीरियड ड्यूरिंग करेंट ईयर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझ पाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है कि जो इंडेमनिटी पीरियड का टाइम है वही टाइम पीरियड प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो टाइम पीरियड की जो सेल्स होगी वो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो इंडेमनिटी पीरियड है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेके समझो। फॉर एग्जांपल फायर अकर्ड ऑन 1 मार्च, 1 मार्च को फायर अकर्ड हुई, ठीक है, 2016 को। तो और 6 मंथ जो है वो इंडेमनिटी पीरियड है। ये मान लो, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फायर अकर्ड ऑन 1 मार्च 2016, और इंडेमनिटी पीरियड क्या है? इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ, मतलब 6 मंथ लगेंगे कंपनी को रीऑर्गेनाइज होने में, और इस 6 मंथ के लिए उन्होंने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। तो अब उनका इंडेमनिटी पीरियड कितना हो जाएगा? 1 मार्च 2016 से 6 महीने, जो कि हो रहे हैं 31 अगस्त 2016, ठीक है। तो ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड की जो सेल होती है वो एक्चुअल सेल कहलाती है, ठीक है। सेल इन इंडेमनिटी पीरियड इज कॉल्ड एक्चुअल सेल। इस पीरियड की जो सेल होगी वो एक्चुअल सेल होगी। उसके बाद अब स्टैंडर्ड सेल क्या हो जाएगी? यही सेम पीरियड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उस पीरियड की जो सेल होगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड सेल का पीरियड कौन सा हो जाएगा? 1 मार्च 2015 से लेके 31 अगस्त 2015, सेम पीरियड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, वो पीरियड कहलाएगा पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। तो उस पीरियड की जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड सेल हो जाएगी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है शॉर्ट सेल्स, ठीक है। शॉर्ट सेल्स क्या होता है? शॉर्ट सेल्स होता है एडजस्टेड एक्सक्यूज मी स्टैंडर्ड। मैम। हाँ बताओ। मैम स्टैंडर्ड सेल एक बार फिर से रिपीट। हाँ मैम, स्टैंडर्ड वो एक बार फिर से फिर रिपीट से कर बता दें, दीजिए। एक्चुअल सेल समझ में आया? एक्चुअल सेल तो यस इंडेमनिटी मैम। पीरियड की जो सेल होगी वो हो गई, ठीक है। अब ओके मैम। जी। स्टैंडर्ड सेल्स क्या है? स्टैंडर्ड सेल्स है कि, ऑफ कर लो माइक प्लीज नंदिनी।
स्टैंडर्ड सेल क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड सेल हो जाएगी जो इंडेमनिटी पीरियड है वही सेम पीरियड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अगर सेम पीरियड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो होगा उस पीरियड की जो सेल होगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि सेल जो है वो वैरी कर सकती है फ्रॉम मंथ टू मंथ। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं, किसी किसी मंथ्स में ज्यादा सेल होती है, किसी में कम होती है, तो कुछ टाइम पीरियड में ज्यादा प्रॉफिट होता है, कुछ टाइम पीरियड में कम होता है। तो इसीलिए एग्जैक्टली वही पीरियड कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आपका इंडेमनिटी पीरियड है। तो इंडेमनिटी पीरियड हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 1 मार्च 2016 से 31 अगस्त 2016, ये हमारा इंडेमनिटी पीरियड हो गया। यही पीरियड जो है प्रीवियस ईयर में टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा? 1 मार्च 2015 से 31 अगस्त 2000, तो ये प्रीवियस ईयर में सेम टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 मार्च 2015 से 31 अगस्त 2015 जो है वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड सेल का पीरियड हो जाएगा। इस पीरियड की जो सेल होगी वो स्टैंडर्ड सेल होगी, राइट? इस पीरियड की जो सेल होगी दैट विल बी स्टैंडर्ड सेल। तो अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15 अप्रैल 2016 से लेके आपको दे रखा है 15 सितंबर 2016 तक की सेल्स दे रखी है। फिर आपको एक सेल दे रखी है 15 अप्रैल 2015 से लेके 15 सितंबर 2015 तक की सेल्स दे रखी है। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें आपकी एक्चुअल सेल कौन सी है, यानी इंडेमनिटी पीरियड की सेल कौन सी है, स्टैंडर्ड सेल्स कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद हम उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? शॉर्ट सेल्स निकालेंगे। तो शॉर्ट सेल्स क्या हो जाता है? एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल। अब एडजस्टेड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, इसका क्या मतलब हुआ? हम स्टैंडर्ड सेल्स को एडजस्ट करते हैं करंट बिजनेस कंडीशन के रेफरेंस से। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट आपको गिवन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कहा गया है कि इस साल ये उम्मीद थी कि पिछले साल से 10% ज्यादा सेल होती उसी टाइम पीरियड में, तो अब उस केस में हम फिर क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सेल को एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल सेल दे रखी है 50,000, ठीक है, एक्चुअल सेल जो इंडेमनिटी पीरियड में है वो 50,000 है, और स्टैंडर्ड सेल्स आपकी दे रखी है 1,50,000। ठीक है, लेकिन ये भी कहा है कि इस साल पिछले साल से 10% ज्यादा सेल होती, तो 50,000 की जो सेल हो रही है वो तो इसलिए हो रही है बिकॉज फायर अकर्ड हुई और बिजनेस डिसऑर्गेनाइज हो गया, तो बहुत कम हो गई। नॉर्मल उसी पीरियड में जो सेल होती थी वो कितनी होती थी? 1,50,000 की, लेकिन अब कितनी हो रही है? सिर्फ 50,000। मगर ये भी साथ में कह रहे हैं कि करंट ईयर में पिछले साल से 10% ज्यादा सेल होने की उम्मीद थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फिर स्टैंडर्ड सेल को एडजस्ट करेंगे। अगर वो एडजस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है तो हम फिर एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कहा गया है कि 10% से बढ़ रही है तो 1,50,000 का 10% इंक्रीज करके जो अमाउंट आएगा वो लेंगे। तो 1,50,000 प्लस 10% ऑफ 1,50,000 जो कि हो जाएगा 15,000। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 1,65,000। तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स कितनी हो जाएगी? 1,65,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स लेते हैं माइनस एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल तो जो इंडेमनिटी पीरियड में सेल्स दे रखी होगी वो हो जाएगी आपकी एक्चुअल सेल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल्स जो हो जाती है प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस पीरियड, हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि हो सकता है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ना हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फायर अकर्ड हुई है और जो हमारा इंडेमनिटी पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो एक फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक जा रहा है। जैसे इसी एग्जांपल में हमने जो लिया था वो 1 मार्च 2016 से 31 अगस्त 2016 लिया है। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये दो अलग फाइनेंशियल ईयर हो गए, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है? एंड हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल के लिए कि प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड सेल का पीरियड। Excuse me, ma'am. हाँ बताओ। Ma'am, please don't mind, but can you be a little slow? हाँ बिल्कुल ठीक है, Thank you. ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम एक बार फिर से। एक बार फिर से बता दें क्या Yes, चीज? मैम। तो इसमें तो बेटा देखो सामने एग्जाम्पल में ही दिख रहा है कि जो आपका मैम ये इंडेमनिटी। एग्जाम्पल नहीं, हाँ मैम बताओ। एग्जाम्पल नहीं, ऊपर जो आपने फॉर्मूला समझाया ना वो चीज। अच्छा, फॉर्मूला में तो सिंपल एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल। तो एक तो स्टैंडर्ड सेल्स तो आपको गिवन होगी कि जो प्रीवियस पीरियड
होगा प्रीवियस ईयर में जो इंडेमनिटी पीरियड होगा उस पीरियड की जो सेल होगी वो स्टैंडर्ड सेल होगी, वो गिवन है। ठीक है, एडजस्टमेंट हमें जो करना है वो किस चीज़ का करना है, करंट बिजनेस सिचुएशन का करना है। तो अगर करंट बिजनेस सिचुएशन में ये बताया गया है कि अगर आगे चल के कंपनी को प्रॉफिट में इंक्रीज होने वाला था या सेल्स में इंक्रीज होने वाला था, तो वो इंक्रीज हम कंसिडर करते हैं अगर इट इज एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा गया आपको स्टैंडर्ड सेल्स दे रखी है, जो आपने एक पीरियड दे रखा है स्टैंडर्ड सेल्स का और उसमें सेल्स दे रखी है, तो दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स। और साथ में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है कि इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द सेल विल इंक्रीज इन द करेंट पीरियड बाय 10%, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ फायर। मगर एक्सपेक्टेड क्या था कि 10% से पिछले साल से इस साल सेल्स बढ़ेगी। तो हम वो एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड सेल्स में करने के बाद हम शॉर्ट सेल्स निकालते हैं। सिर्फ हम स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स नहीं करेंगे, हम क्या लेंगे, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स लेंगे माइनस एक्चुअल सेल। ठीक है, तो मैम वो जो 10% नीचे लिखा होगा वो क्या हम 10% जो मतलब एक्चुअल स्टैंडर्ड इंक्रीज सेल इन दे रखी सेल है है। उसमें इंक्रीज हाँ कर देंगे? हाँ हाँ, अच्छा, ओके वो ओके उसका मैम। मतलब ये आपको वो एडजस्टमेंट गिवन होगा कि 10% से सेल इंक्रीज करना है, तो वो आप इंक्रीज कर देंगे। डिक्रीज करने के लिए कह रहे हैं तो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली इंक्रीज करने की ही बात करते हैं, तो इन जितना भी कह रहे हैं 10%, 15%, 20%, और वो हम उसमें स्टैंडर्ड सेल को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड सेल्स भी जो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, हम लोग एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल लेते हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके। ओके। तो अब इंडेमनिटी पीरियड हो गया, उसके बाद स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो क्या है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है दैट इज शॉर्ट सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स और एक्चुअल सेल। तो शॉर्ट सेल्स का मतलब आपकी जो कम सेल्स हो रही है, एक्चुअल सेल्स जो है वो कम हुई है, कितनी कम हुई है, जितनी कम हुई है वही शॉर्ट सेल्स हो गया। ठीक है, तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल। ठीक है, ये बहुत कुछ इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। अब जैसे अगर तुम्हें शॉर्ट दो पीरियड का आपको आपको लेकिन एक बात ये ध्यान रखना होगी कि आपको स्टैंडर्ड सेल्स के नाम से नहीं दिया होगा, पीरियड मेंशन होगा, वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड सेल है, कौन सा एक्चुअल सेल है। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है, बहुत से बन सकते हैं कि आपको दो पीरियड की सेल्स दे रखी है और आपको एडजस्टमेंट दे रखा है और उसके बाद शॉर्ट सेल्स के 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सेल्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव सीधे इस पे बनेगा क्वेश्चन, राइट। तो इस एक्सक्यूज तरह मी से मैम, प्रैक्टिस करना है। हाँ मैम जैसे इंडेमनिटी पीरियड में लिखा हुआ है कि जब जो 12 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, हाँ तो हाँ। जैसे मैम बहुत बड़ी फर्म है, उसमें फायर लग गई है, हम्म, तो मैम उस मतलब फर्म स्टैब्लिश होने में तो काफी दिन लगते बहुत हैं, लगता है, काफी लेकिन साल लगते मतलब हैं। ये कह सकते हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनीज है वो 1 साल से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब उनका वो जो मैक्सिमम पीरियड कंसिडर करते हैं फॉर द बिजनेस टू गेट रीऑर्गेनाइज वो 12 महीने है। ठीक है, मतलब अब ऐसे तो फिर अच्छा, एंडलेस टाइम नहीं रख सकते ना वो, कि आप हमेशा के लिए 5 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं कि आप वर्क भी नहीं कर रहे हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहे हो कि हमें प्रॉफिट दो, प्रॉफिट का जो लॉस हो रहा है वो दो। ठीक है, तो ओके मैम, इंश्योरेंस ओके। कंपनी जो है वो 12 महीने से ज्यादा नहीं एक्सेप्ट करती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी दैट इज ओनली फॉर 12 मंथ्स। उसके बाद का ओके अगर मैम, लॉस हो रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करेगी। ठीक है, ओके। वो तुम्हारी बात ठीक है, वो तो टाइम ज्यादा लगता ही है, टाइम ज्यादा भी लग सकता है, राइट। अब हम लोग इसके बाद शॉर्ट सेल्स हो गया, शॉर्ट सेल्स के बाद हम लोग निकालते हैं जीपी रेट। ठीक है, जीपी रेट का ये फॉर्मूला, बहुत कुछ इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलेज आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट हो जाता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, अब स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो है जो कि आपकी बिजनेस चाहे वर्क करे 0 लेवल पे या 100 लेवल पे, ये आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो स्टैंडिंग चार्जेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर कोई का बिजनेस रेंटेड प्लेस से है,
ठीक है। तो अब अगर उसका रेंट का अग्रीमेंट है तो उसको जो भी फिक्स रेंट है बिल्डिंग का 20,000 पर मंथ, तो वो उसको पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो 0% ऑपरेशन हो रहा हो वहां पर, या वो फुल उसकी कैपेसिटी पे काम कर रहा हो, तो वो 20,000 तो उसको देना ही देना है। तो अगर फायर अकर्ड हो रही है तो भी उसको जो लैंडलॉर्ड है उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है, इट डज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितने स्टैंडिंग चार्जेस भी इंश्योर कराए जा सकते हैं, ठीक है, तो जितने स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड हैं वो ये एज इट इज गिवन होगा, दिस विल बी गिवन स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये आपको गिवन होगा, प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर से यहाँ पे क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर से यहाँ पे मतलब है प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इफ अ फायर अकर्ड ऑन 1 मई 2015, ठीक है, अगर फायर 1 मई 2015 को अकर्ड हो रही है तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, बताओ, कौन बताएगा। पहली 1 मई को अगर अकर्ड हो रही है तो किस फाइनेंशियल ईयर, 1 मई 2015 को फायर अकर्ड हुई, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 16 मतलब 31 मार्च 2015, नहीं 1 अप्रैल 2015 to 31 मार्च हाँ बिल्कुल 2016। बिल्कुल ये हो गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि फायर अकर्ड हुई है वो कौन सा हो गया, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016। तो प्रीवियस ईयर से मतलब है प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, तो इससे प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, इससे प्रीवियस ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2014 नहीं, to 31 मार्च 1 नहीं अप्रैल बोलते हैं, 2014 to हाँ 1 अप्रैल मंथ, सॉरी 31 March 2015 31 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015, ये हो जाएगा कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से यहाँ पे मतलब है कि जिस साल फायर अकर्ड हो रही है उससे पहले का प्रीवियस कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उस ईयर का हमें क्या लेना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेना है, ठीक है, ये आपको गिवन होगा, प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। नेट प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का है वो गिवन होगा आपको। प्रीवियस ईयर अगेन वही मतलब है कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में फायर अकर्ड हो रही है उससे पहले वाला कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर की सेल्स लेना होगी, ठीक है, तो इनटू 100, तो इससे क्या निकलेगा आपका जीपी रेट। तो दीज थिंग विल बी गिवन। हाँ ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है स्टैंडिंग चार्जेस हैं 1 लाख और कहा है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 20,000, तो उस केस में इंश्योर्ड कितने हो गए, 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेना है प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। तो इस अब एक और है कि अगर प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ होता तो उस केस में भी हम जीपी रेट निकालते हैं। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस, ठीक है। और नेट लॉस को भी हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड नेट लॉस लेना है। एडजस्टेड नेट लॉस क्या हो जाएगा, नेट लॉस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो पहले नेट लॉस को हम एडजस्ट करेंगे विद दिस फॉर्मूला और फिर वो एडजस्टेड नेट लॉस यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब पिछले साल लॉस हुआ हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस एडजस्टेड लॉस अपॉन